हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, ये जो क्लास होने जा रही है बहुत दिनों के अंतराल के बाद होने जा रही है, लगभग 10 से 12 दिन के बाद। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मराठों का उत्कर्ष। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मराठे के बारे में, यानी मराठों का उत्कर्ष। और मराठों का उत्कर्ष में सबसे अहम भूमिका रही है शिवाजी की। तो हम लोग शिवाजी के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी डिटेल में इनके बारे में हम लोग इसके बाद हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। ठीक है, अब इनका जन्म के बारे में, यानी शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो जन्म अप्रैल 1627 शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर के दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ था, अप्रैल का महीना था। बहुत सारे बुक यहाँ पर डेट भी दे देते हैं, कोई देता है 10 अप्रैल, कोई 15 अप्रैल। तो डेट पर नहीं जाना है, ये आप लोग याद रखिए कि 1627 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था। तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था इनका, तो जीजाबाई, यानी शिवाजी के माता के नाम जीजाबाई, पिता के नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। अगला है गुरु, यानी शिवाजी के, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन मतलब होता है, दो गुरु, यानी शिवाजी के गुरु कौन थे, कोंडदेव। यानी शिवाजी के अगर गुरु आएगा तो इसको हम लोग आंसर क्या लगाएंगे, कोंडदेव। लेकिन एक आता है आध्यात्मिक गुरु, यानी आध्यात्मिक गुरु इनके कौन थे, तो रामदास। कहा जाता है कि रामदास के ही छत्र छाया में उन्होंने अध्यात्म का ज्ञान भी लिया था। ठीक है, यानी रामदास का बहुत ज्यादा प्रभाव शिवाजी पर पड़ा था। और देखा जाए तो जीजाबाई, यानी जो शिवाजी की माता जीजाबाई थी, इनका भी शिवाजी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो एक माता का प्रभाव पड़ा और एक इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास के प्रभाव पड़ा, इसीलिए शिवाजी इतने ज्यादा, यानी वीर शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके गुरु कौन थे, कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु आएगा तो रामदास। यही कंफ्यूजन होता है। एक बार और देखिए, गुरु कोंडदेव और आध्यात्मिक गुरु रामदास, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला, शिवाजी का आखिर उद्देश्य क्या था, आखिर किस उद्देश्य से शिवाजी लेकर मतलब चले थे मराठों को। तो उनका एक उद्देश्य था, एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। शिवाजी का जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, यानी उस पर किसी का कोई वर्चस्व नहीं हो, सिर्फ हमारा हो। तो शिवाजी का यही उद्देश्य था। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में सर्वप्रथम बीजापुर में एक जगह है जिसका नाम है तोरन नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। यानी सर्वप्रथम 1644 ईस्वी में बीजापुर का एक किला है जिसका नाम था तोरन, सर्वप्रथम उसी पर अधिकार किए थे शिवाजी। यहां से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बना हुआ है और बिहार दरोगा में भी एक बार क्वेश्चन शायद यहां से पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस पॉइंट को देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, इनकी राजधानी कहां थी, यानी शिवाजी की राजधानी कहां थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, जो 1656 ईस्वी में उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया था। अगला पॉइंट है 25 जनवरी 1656 ईस्वी, ध्यान रखिएगा ये डेट। 25 जनवरी 1656 ईस्वी को शिवाजी ने जावली पर अधिकार किया। एक जगह है जावली, जहां पर 25 जनवरी 1656 ईस्वी को शिवाजी ने उस पर अधिकार किया था। एमपीपीसीएस में यह सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने यहां पर ऐड कर दिया। अगला पॉइंट है, शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा है, एक 1664 ईस्वी में और एक 1670 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी ने सूरत और इसको, एक और कौन सा जगह है, नहीं, हाँ, शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटा है। तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा, एक 1664 में और एक 1670 ईस्वी में, यानी 6 साल के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यानी सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा है, एक 1664 और एक 1670 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। शिवाजी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाने के लिए 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य अपने सेनापति अफजल खां को भेजता है। यानी 1659 ईस्वी में बीजापुर के जो राजा था, अपने योग्य सेनापति अफजल खां को भेजा था शिवाजी की हत्या करने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि शिवाजी बहुत ही चतुर व्यक्ति थे, और जैसे ही कहा जाता है कि अफजल खां और शिवाजी जैसे ही दोनों गले मिलते हैं, शिवाजी का हाइट लगभग 6 से नीचे था, लेकिन अफजल खां का हाइट जो था लगभग 7 फीट था, यानी 60 फुट मतलब
7 फुट लंबा था। ठीक है, तो कहा जाता है कि जैसे ही शिवाजी से अफजल खां गला मिलता है वैसे ही वो अपना खंजर निकालता है और जैसे ही भोंकने की कोशिश करता है पीठ में, तब तक शिवाजी चतुर व्यक्ति थे, उनको पता था कि अफजल खां किस लिए आया है। तो इसीलिए शिवाजी अपने नखों में यानी अपने हाथ में बगनखा पहन लिए थे। बगनखा होता है बाघ के नाखून के जैसा। और जैसे ही गले मिलते हैं और जैसे ही वो अपना खंजर निकालता है अफजल खां, उससे पहले ही शिवाजी उसको बीच से ही फाड़ देते हैं। किसको? तो अफजल खां को। ठीक है, तो शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी 1659 ईस्वी में। वो बगनखा लंदन के म्यूजियम में रखा गया था और 2024 ईस्वी में उसको भारत लाया गया है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। यानी बगनखा से डायरेक्ट किया, इस तरह तक चीर दिए दो फाड़ा में इसको अफजल खां को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछता है कि अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो शिवाजी ने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा गया। शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा गया और ये शाइस्ता खां जो था वो मुगल सूबेदार था। लेकिन शिवाजी चुपके से पूना में प्रवेश कर गए और रात में शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही आता है शिवाजी चुपके से बिना बताए हुए पूना में पहुंच जाते हैं और रात को क्या करते हैं कि शाइस्ता खां पर शिवाजी आक्रमण कर देते हैं, जिससे घबराकर शाइस्ता खां वहां से भाग जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर बीपीएससी दे रहे हैं या यूपीपीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी दे रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं स्टेटमेंट में करके ऐसे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूरा स्टेटमेंट को ही लिख दिया, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। 1665 ईस्वी में औरंगजेब क्या करता है कि राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजता है। जयसिंह ने शिवाजी के पुरंदर के किले में घेर लिया और क्या करता है कि जैसे ही शिवाजी पहुंचते हैं ये तो राजा जयसिंह शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लेता है, जिसके बाद शिवाजी आत्मसमर्पण कर देते हैं। अतः शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा 24 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से जयपुर भवन में कैद कर लिया। ठीक है, 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाते हैं, लेकिन धोखे से औरंगजेब शिवाजी को जयपुर के भवन में कैद कर लेता है। ठीक है, लेकिन शिवाजी तो चतुर व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उस जेल में जहां पर इनको रखा गया था, उस जेल में एक बूढ़ा आदमी अपना टोकरी लेकर अमरूद बेचने, कोई फल था शायद अमरूद ही था, अमरूद बेचने वहां पर गया था उस जेल में, और शिवाजी उसको अपने तरफ कर लेते हैं फल वाले के। ठीक है, फल वालों को, और सारा का सारा फल कैदियों को बांट देते हैं और उसके टोकरी में बैठकर शिवाजी बाहर निकल जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही चतुर व्यक्ति थे शिवाजी। ठीक है, यानी शिवाजी वहां से भाग गए थे और भागे थे वैसे ही उसके फल के टोकरी में बैठकर भाग गए थे। ठीक है, बहुत ही चतुर व्यक्ति थे और औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर पुकारा करता था। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि औरंगजेब को पहाड़ी चूहा क्यों कहता था। अगला पॉइंट 1672 ईस्वी में शिवाजी ने पन्हला दुर्ग को बीजापुर से छीना था। एक दुर्ग है पन्हला, तो बीजापुर से छीना था, यानी शिवाजी ने पन्हला दुर्ग को क्या किया था? बीजापुर का एक दुर्ग है जिसका नाम है पन्हला, शिवाजी उस पर कब्जा कर लिए थे, पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। यानी 1674 ईस्वी में 16 जून 1674 ईस्वी में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था श्री गंगा भट्ट, उनसे क्या करते हैं शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं और छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। और राज्याभिषेक करवाने के बाद क्या चीज का उपाधि ग्रहण किए? तो छत्रपति की, तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और राजधानी को अपने कहां बनाए? तो रायगढ़ बनाए। ठीक है, कहा जाता है कि बनारस में अपने आदमियों के शिवाजी भेजे थे कि बनारस में बहुत अच्छे अच्छे पंडित रहते हैं, तो उन्हीं को ले जाकर, मतलब वहीं से कोई पंडित को आपको लेकर बुलाइए। तो वहीं के एक बहुत ही विद्वान पंडित थे जिनका नाम था श्री गंगा भट्ट, और श्री गंगा भट्ट जाते हैं और शिवाजी का राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो ये सवाल यहाँ पर आएगा। ठीक है, इनका नाम क्या था? विद्वान का नाम था श्री गंगा भट्ट।
अगला पॉइंट, शिवाजी को तोप अंग्रेजों को द्वारा दी गई थी, यानी जो शिवाजी के पास कहा जाता है कि तोप भी था और वो तोप उन्होंने अंग्रेजों से प्राप्त किए थे, और ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों से छल से प्राप्त किए थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो तोप था शिवाजी छल से प्राप्त किए थे, लेकिन ऐसा बात नहीं था। कहा जाता है कि कुछ तो मतलब इसमें कहा जाता है कि इसमें कुछ तो है, मतलब छल से ही हो सकता है, लेकिन कोई इतिहासकार इस मतलब बारे में अच्छे से नहीं बताता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शिवाजी तोप किससे प्राप्त किए थे? तो अंग्रेजों से प्राप्त किए थे, और अंग्रेजों का बहुत बड़ा ये विरोधी भी थे शिवाजी। ठीक है, अगला पॉइंट, मात्र 53 वर्ष की आयु में 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। मात्र 53 साल जिंदा रहे। 1627 में उनका जन्म हुआ और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यानी जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था उसको क्या कहा जाता था? तो अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है, अगला, मराठा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र था, अतः इन्हें हराना उतना आसान नहीं था। देखिए, मराठा जो क्षेत्र है पूरी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर कुछ उपजता नहीं है, इसीलिए मराठे लोग दूसरे राज्य पर आश्रित थे। ठीक है, यानी दूसरे के आर्थिक संसाधन को ये लोग दोहन करते थे। और एक और बात यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ उपजता नहीं था, तो एक तरह से इन लोग का लाइफ भी बहुत कठोर हो गया था, और ये इसी लाइफ को जीने का ये लोग आदी बन गए थे। ठीक है, ये लोग गुरिल्ला या छापामार युद्ध में काफी आगे थे। मराठे जो थे गुरिल्ला और छापामार युद्ध में बहुत आगे थे, जिसमें से शिवाजी महत्वपूर्ण थे। अब कहा जाता है कि इनसे गुरिल्ला युद्ध में लड़ना इतना आसान नहीं था। आपके पास कितना भी अस्त्र शस्त्र हो, अंग्रेजों के या और भी किसी के पास, जैसे ही ये लोग खड़ा रहते थे बंदूक तान के, अब कोई पहाड़ में छुपा हुआ एक चटा मार के छुप गया पहाड़ में, अब इधर देख रहा है कि भाई कहाँ है, भी बिहार यूपी का आदमी खैनी बना रहा है, देख रहा है कि इधर तो था, अभी गया कहाँ। तो ऐसे करते थे ये लोग, निशाना लगाए लगाए खड़ा है, कोई पीछे से मार के सैनिक छुप गया पहाड़ में। अभी लोगों को पहाड़ी एरिया थोड़े मालूम था, क्योंकि ये लोग फ्लैट प्लेन एरिया के रहने वाले थे, और सैनिक कहाँ के होते थे? बिहार यूपी यही साइड के, बंगाल साइड के सैनिक होते थे। तो ये लोग बेचारे खैनी बनाने में मस्त रहते थे, एक थप्पड़ मार के ये लोग छुप जाते थे। तो एक तरह से छापामार युद्ध में काफी ये लोग की महारत हासिल थी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि शिवाजी का प्रशासन, ठीक है, कि शिवाजी का प्रशासन आखिर कैसा था। देखिए, राज की संपूर्ण शक्तियां शिवाजी में नहीं थी। राज की जितनी भी संपूर्ण शक्तियां थी वो राजा में ही नहीं थी, और उस समय राजा कौन थे? शिवाजी थे। इसलिए मैंने यहाँ पर शिवाजी की चर्चा की है। ठीक है, मराठी भाषा प्रशासन में प्रयोग किया जाता था, तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मराठा का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो भाषा मराठी ही करेंगे। सैन्य व्यवस्था इनकी देखिए शिवाजी की सैन्य व्यवस्था का मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी। इनके सैन्य व्यवस्था का दो भाग था, एक घुड़सवार सेना और एक पैदल सेना। ठीक है, और घुड़सवार सेना दो प्रकार के थे। शिवाजी के जो घुड़सवार सैनिक थे वो दो प्रकार के थे। पहला है बारगीर, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। बारगीर, ये बारगीर कैसे घुड़सवार सेना होते थे? तो ये शाही घुड़सवार होते थे, जिन्हें राजा की ओर से इन्हें अस्त्र और शस्त्र मिलते थे। बारगीर जो होते थे ये शाही घुड़सवार होते थे, और राज्य की ओर से यानी राजा की ओर से इनको लड़ने के लिए अस्त्र और शस्त्र दोनों मिलते थे। ठीक है, और दूसरा है सिलेदार, इन्हें घोड़े एवं अस्त्र शस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते थे। सिलेदार जो थे इनको राज्य की ओर से कुछ नहीं मिलता था, इनके घोड़े तथा अस्त्र शस्त्र इनको खुद अपने पैसे से खरीदना पड़ता था। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं लगान व्यवस्था, यानी शिवाजी का लगान व्यवस्था। यानी शिवाजी का लगान व्यवस्था क्या था? ठीक है, तो देखिए शिवाजी ने अपने आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेश मुखी को बनाया था। यानी शिवाजी यानी मराठों का आय का मुख्य साधन क्या था? तो चौथ और सरदेश मुखी। इसको ध्यान में रखिएगा। ये कर पड़ोसी राज्यों के सीमाओं और नगरों के नागरिकों से वसूला जाता था। यानी जो पड़ोसी राज्य थे या पड़ोसी राज्य या फिर कोई नगर हो गया, उनके लोगों से वसूल किया जाता था। तो ये चौथ क्या था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चौथ जो था उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग पर था। यानी उस प्रदेश में जितना आय होगा उसका 1/4 भाग चौथ के रूप में मराठों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चौथ था। चौथ यानी 1/4। अगला है सरदेश मुखी। ये सरदेश मुखी क्या था? तो उस प्रदेश की आय का 1/10वां भाग होता था। सरदेश मुखी क्या होता था? उस प्रदेश की आय का 1/10वां भाग सरदेश मुखी होता था, और चौथ जो होता था 1/4 भाग। तो ये पड़ोसी राज्यों को मराठों को देना पड़ता था। ठीक है, ये शिवाजी पहले से ही तय कर चुके थे।
तो थोड़ा सा हम लोग मराठों के बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर से देख लेते हैं। मराठा ये हो गए यानी छत्रपति, यानी छत्रपति क्या होते थे, तो ये मराठों का नेता होता था। छत्रपति जो होता था ये मराठों का नेता होता था। और पहला छत्रपति कौन हुए, शिवाजी। ठीक है, अब शिवाजी की दो पत्नी, उस समय राजा लोग थे तो दो दो या तीन तीन शादियां किया करते थे, तो शिवाजी भी दो शादी किए थे। इनकी दो पत्नी, एक का नाम था साईबाई और दूसरी का नाम था सोयराबाई। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, साईबाई और सोयराबाई। ठीक है, अब साईबाई का पुत्र का नाम क्या था, तो संभाजी। साईबाई का पुत्र यानी शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई से पुत्र जो हुआ उसका नाम संभाबाई, और दूसरी पत्नी सोयराबाई का जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया राजाराम। ठीक है, पुत्र राजाराम। ये 1689 से 1700 तक रहते हैं। 1700 में इनकी राजाराम की मृत्यु हो जाती है। और संभाजी 1689 ईस्वी में औरंगजेब संभाजी को मार देता है। ठीक है, अब संभाजी के पुत्र है साहू जी, ध्यान रखिएगा, साईबाई के पुत्र संभाजी, संभाजी के पुत्र साहू जी महाराज। ये मुगलों के कैद खाने में रहते हैं। साहू जी कहाँ रहते हैं, तो मुगल के कैद खाने में रहते हैं। अब इधर राजाराम की पत्नी, राजाराम की पत्नी कौन होती है, तो ताराबाई। राजाराम की पत्नी कौन होती है, ताराबाई। और ताराबाई का जो पुत्र होता है वो शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय के ही नाम से ताराबाई शासन प्रशासन चलाती है। मात्र 4 साल का था शिवाजी द्वितीय, छोटा बच्चा था, और उसकी माता जो थी ताराबाई शिवाजी द्वितीय के नाम पर ही प्रशासन चलाती थी। और इधर साहू जी थे। ठीक है, अब 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है। कहा जाता है कि ये साहू जी को मुगल कैद खाने से आजाद कर दिया जाता है। और 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है साहू जी और ताराबाई के बीच में। और बालाजी विश्वनाथ की सहायता से साहू जी इस युद्ध को जीत लेते हैं और ताराबाई यह युद्ध हार जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा संभाजी के बारे में देख लें। ये संभाजी है ना, पहली पत्नी यानी साईबाई के पुत्र संभाजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो संभाजी 1680 में शासक बने और 1689 यानी 9 साल तक रहे। 1680 में गद्दी पर बैठे। ये क्रोधी, अभिमानी और भोग विलासी था। अब बताइए, शिवाजी का पुत्र होकर बाप कितना महान आदमी है, और ये बेटा क्रोधी, अभिमानी, लालची, भोग विलासी, इस प्रवृत्ति का इनका बेटा निकल गया। कौन, तो संभाजी। इसने 1681 ईस्वी में औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दी। 1681 ईस्वी में औरंगजेब का एक पुत्र था जिसका नाम था अकबर द्वितीय। संभाजी उसको क्या करते हैं कि संरक्षण देते हैं। इसे खपा होकर औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा देता है। और इसे खपा होकर औरंगजेब ने 1689 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी तथा औरंगजेब रायगढ़ पर कब्जा भी कर लिया। ठीक है, तो संभाजी से इतने पॉइंट काफी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। खैर यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं राजाराम। उसके बाद बने राजाराम। ये 1689 से 1700 तक बनते हैं। ठीक है, इनका राज्य अभिषेक 1689 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। राजाराम अपने को साहू का प्रतिनिधि मान के शासन किए थे। राजाराम जो थे अपने को साहू का प्रतिनिधि मान के शासन किए, और ये कभी गद्दी पर नहीं बैठे थे। तो एक सवाल यहां से बना है कि कौन सा ऐसा शासक जो थे वो कभी भी गद्दी पर नहीं बैठे, तो कौन थे, राजाराम। इसको याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा गया है। 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी राजाराम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष की। ताराबाई और मुगलों से संघर्ष की, और ताराबाई ने रायगढ़, सतारा तथा सिंहट किलों को मुगलों से जीत लिया। ठीक है, ताराबाई भी एक तरह से देखा जाए तो उसका भी अपना व्यक्तित्व था, बहुत ही बहादुर महिला थी। रायगढ़, सतारा और सिंहट को मुगलों से जीत लेती है। ठीक है, और अपने राज्य में मिला लेती है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। आगे आ जाते हैं साहू जी के बारे में, यानी ये साहू जी। अब ये जो साहू जी है ना, ये संभाजी के पुत्र साहू जी। 1707 ईस्वी में साहू जी और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू जी की विजय हुई। पहले मैंने बताया है, फिर बता देता हूं। 1707 ईस्वी में साहू जी और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध होता है, और इस युद्ध में साहू जी की जीत होती है। और इनकी सहायता कौन किए थे, तो बालाजी विश्वनाथ, यानी बालाजी विश्वनाथ साहू जी की सहायता करते हैं, जिसे ये साहू जी इस युद्ध को जीत जाते हैं और ताराबाई की हार होती है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, 1707 ईस्वी में। किसके किसके बीच, साहू जी और ताराबाई के बीच में। ताराबाई इस युद्ध में हार जाती है और साहू जी इस युद्ध में जीत जाते हैं। अगला पॉइंट, 1708 ईस्वी में साहू जी ने सतारा पर अधिकार कर लिया।
सतारा पर 1708 में साहू जी अधिकार कर लेते हैं और इस प्रकार शक्ति के दो केंद्र बनते हैं। सतारा पर जैसे ही अधिकार कर लेते हैं, शक्ति दो भागों में बट जाती है, यानी मराठों का विभाजन हो जाता है। तो मराठों का विभाजन हम लोग देख लेते हैं कहां कहां होता है। एक विभाजन जो होता है उत्तरी क्षेत्र में और एक होता है दक्षिणी क्षेत्र में। मराठों का विभाजन दो क्षेत्रों में होता है, एक उत्तरी क्षेत्र में और एक दक्षिणी क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र कौन सा पार्ट है? तो सतारा वाला पार्ट है। सतारा वाला पार्ट कौन सा में है? उत्तरी पार्ट में है। और दक्षिणी क्षेत्र में ये कोल्हापुर। ठीक है, तो दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा है? कोल्हापुर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मराठों के विभाजन के बाद दक्षिण वाला क्षेत्र कौन सा था? तो ये कोल्हापुर था। ठीक है, और उत्तरी क्षेत्र जो सतारा था ये किसके नियंत्रण में? तो ये साहू जी के नियंत्रण में रहता है 1707 से लेकर 1749 तक। सतारा यानी उत्तरी क्षेत्र जो सतारा था वो किसके नियंत्रण में रहता है? साहू जी महाराज के नियंत्रण में रहता है 1707 से लेकर 1749 तक। और ये कोल्हापुर का क्षेत्र किसके नियंत्रण में रहता है? तो ये मराठों के नियंत्रण में, ये ताराबाई के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, तो ये कोल्हापुर का क्षेत्र ताराबाई के नियंत्रण में होता है। तो हम लोग देख चुके हैं पहले मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ है, शिवाजी के बारे में, और फिर शिवाजी के हम लोग उत्तराधिकारी के बारे में देखे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।